हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं रेशो। रेशो का मतलब होता है एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन दो क्वांटिटीज, दो अलग अलग चीज़ों के बीच का रेशो बताता है, मतलब रिलेशन बताता है एक रेशो। जैसे देखना 4:5। 4:5 का मतलब हुआ कि ए चौथा ए चार गुना, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ का ए में 4 हिस्से हैं और बी में है 5 हिस्से। मतलब बी, यहाँ पे हम देख के बता सकते हैं कि बी ज़्यादा बड़ा है और ए छोटा है। तो ये रिलेशन बताता है दो पर्टिकुलर चीज़ों के बीच। ए को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, और बी को बोलते हैं कॉन्जिक्वेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनना, एंटे एंटे मतलब होता है पहले, तो ए आ गया पहले, इस वजह से पहले। दूसरा वाले को बोलते हैं कॉन्जिक्वेंट। बात खत्म। ठीक है, बात खत्म। देखो, अगर मैं बोलूँ A/B दैट इज 4:5, इसको पढ़ते हैं 4:5 या 4:5, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 4/5। ठीक, बात खत्म। अगर मेरे को दो पर्टिकुलर चीज़ का रेशो निकालना है तो मैं उसे डिवाइड करूंगा, फिर उसे रेशो में लिख दूंगा, या मैं डिवाइड रेशो को डिवाइड की फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ देखो, जैसे 5 किलो और 10 किलो का मेरे को रेशो निकालना है। मैं क्या करूँगा, सिंपली 5/10 करूँगा, दैट इज़ 1:2। बात खत्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनना 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 सुनना, 5 किलो और 500 ग्राम का रेशो बताओगे क्या? बोलो नहीं आ सकता। पूछो क्यों नहीं आ सकता? सेम काइंड की चीज़ होंगी तभी रिलेशन आ पाएगा। या दो अपोजिट चीज़ों में रिलेशन होता है? नहीं होता ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लाना होता है। तो देखो सुनो, देखो देखो देखो, पहले से सेम काइंड में तो बनाए। सेम काइंड की चीज़ें थोड़ी हैं, 1 ग्राम में और 1 किलोग्राम में, ऐसा थोड़ी चलता है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। इसको पहले ग्राम में बनाओ या इसको किलो कर दो। तो इसे मैं ग्राम में बना ले रहा हूँ, 5000/500, दैट इज 10:1। ठीक, बात खत्म। अब आप बोलोगे 50:5 पर क्यों नहीं छोड़ दिया? ऐसे नहीं छोड़ सकते ना। 50:5 में से हमें कॉमन निकालना पड़ता है। जैसे मैं इसको बोलूँ 5×10×5×1, ये दोनों चीज़ें आपस में कैंसिल हो रही हैं। इसको हम बोलते हैं फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशो। फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशो। सुनना 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 सुनना, ये पर्टिकुलर चीज़ हर केस में कैंसिल आउट होती है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर 5×1 में तोड़ा मैंने से, और इस 10 को तोड़ लिया 5×2 में। अब यहाँ से 5 5 कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज़ को बोलेंगे फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशो। बात खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना 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 सुनना, तो फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशो हो गया। अब फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशो को हमें बाहर लाना पड़ता है ताकि वो चीज़ सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो इस डिफाइन का मीनिंग समझे, सेम चीज़ का रिलेशन होना चाहिए, सेम काइंड की चीज़ होनी चाहिए, और सेम यूनिट में ही आंसर आना चाहिए, वरना रेशो नहीं चलेगा। रेशो के लिए सेम चीज़ सेम यूनिट में होनी चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक, देखो एक चीज़ और देखना, इसी पर से आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा हूँ। ए अंश 80 रुपये इन 7 घंटे, और जो पी है वो अर्न कर रहा है 90 रुपये इन 12 घंटे। ठीक, सुनना सुनना सुनना, दोनों की अर्निंग सेम है क्या? मैं 1 किलो आलू खाता हूँ हर दिन, मैं 1 किलो आलू खाता हूँ हर दिन, और आप खाते हो आधा किलो आलू। नहीं, मैं 1 किलो आलू खाता हूँ पर दिन, और आप आधा किलो आलू खा आप 2 किलो आलू खाते हो एक हफ्ते में। मैं 1 किलो आलू खाता हूँ एक दिन में। मैं मैं खाता हूँ 1 किलो एक दिन में, और आप खाते हो 7 किलो आलू। नहीं, 7 किलो नहीं, नहीं, आप खाते हो 2 किलो आलू एक वीक में। क्या मैं कंपैरिजन कर पा रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मेरा अगर हफ्ते का लगाओगे तो मैं हफ्ते में खा लूँगा 7 किलो आलू, और आप खाओगे हफ्ते में 1 2 किलो आलू, तो मेरा ज़्यादा है ना। लेकिन न्यूमेरिकली देखें तो ये ज़्यादा लग रहा है, मतलब आपका वाला ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कंपैरिजन पॉसिबल हो नहीं पाता। तो सेम काइंड में कर ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं, वरना कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। सुनना, जैसे मैं बोलूँ, इसको पर आवर बना लो ना, पर आवर बना लो। जब 80 80 रुपये वो कमाता है 7 घंटों में, तो 1 घंटे में कितने कमाएगा? 80/7। बेसिक मैथमेटिक्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पी की बात करूं, ये 90 कमाता है 12 घंटों में, तो 1 घंटे में कितने कमाएगा? 90/12। बात खत्म। इनका रेशो निकाल दो बस। ए रेशो पी निकालूं तो 80/7 डिवाइड बाई 90/12। ये तो आपको पता ही है, ए रेशो B/C/D होता है। तो ये अपने चले आते हैं, ये आपस में खेल लेते हैं। तो 80×12, और ये 7×90। बात खत्म।
32/21 आंसर आ गया। अगर मैं इसको और सिंपली लिखूँ तो 32:21 मेरा आंसर हो गया, बात खत्म। ठीक है, सिंपल सिंपल सिंपल। ये हो गया रेशो का बेसिक्स, रेशो के बेसिक्स खत्म। मतलब रेशो में इतना ही काम होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब सुनो, सुनना सुनना सुनना। अगर मैं बोलूँ A/B, ये 4/5, अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो ये 4x और b = 5x में टूटेगा। इसमें तो कोई शक की बात है नहीं, साफ बात है, ये तो सिंपल सी बात है ना। बहुत से लोग उसमें हम लोग वो करते हैं ना एमसीक्यू, तो एमसीक्यू वाइज तो हम ऐसे ही बिना तोड़ देते हैं। मतलब बहुत से लोग एमसीक्यू में डायरेक्ट तोड़ देते हैं कि a = 4 और b = 5। आप नहीं करोगे, ये मेरी रिस्ट्रिक्शन है, आप ऐसा काम नहीं करोगे। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है कुछ कुछ क्वेश्चनों में। अच्छा, क्या मैं A/B को, मतलब A/B है मेरे पे 4/5, क्या मैं इसे 5/4 बोल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं बोल सकता। ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर मैटर करता है रेशो में। अगर ऐसा, जैसे मतलब कई जगहों पर हम लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। 1+2 को आप 2+1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन आप रेशो को नहीं बदल सकते। यहाँ पे मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है। ठीक, बात खत्म। अब सुनो, अ, आपको A/B दे रखा है 3/2, B/C दे रखा है 5/8 और C/D दे रखा है 4/3। और आपसे पूछा गया A/B/C/D, कैसे निकालोगे? बताओ बताओ बताओ, कैसे निकाल लोगे? देखो, यहाँ पर बी है 2, यहाँ बी है, वो है 5, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो हम ऐसा ना करें, यहाँ पर इस वाले बी को और इस वाले बी को इक्वल बना लें ताकि ये जुड़ जाए। नहीं बना सकते? सोचो सोचो। अगर मैं आपसे कहूँ ये बी 3/2 है और B/C दे के रखा है अपने को 5/8, अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं इस वाले बी को इस वाले बी के बराबर बना ले रहा हूँ, तो काम हो जाएगा। देखो, जैसे मैं इस पूरे में अगर 5 की मल्टीप्लाई कर दूँ और इस पूरे पर 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरा A/B हो गया 15/10। कर सकते हैं ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 3/2 में 5 की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर दूंगा, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है, बात तो सेम ही है। 15/10 आ गया और B/C आ गया 10/16। 2 की मल्टीप्लाई मैंने कर दी। अब आप क्या A/B/C निकाल सकते हो? बोलो, निकाल सकते हैं। दोनों सेम है, दोनों सेम है। 15/10/16, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। A/B/C आ गया। अब C/D और निकालना है। तो C/D अपने को दे के रखा है 4/3। अगर मैं किसी तरह C के कॉफिशिएंट को सेम कर दूं, C यहाँ पे 16 है ना, अगर मैं यहाँ भी किसी तरह 16 लाने में वो हो जाऊँ सक्सेसफुल, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई बाई 4 कर दूं, तो ये हो गया C/D 16/12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से उठा के इसको यहाँ डाल दो, तो A/B/C/D हो गया 15/10/16/12। ये बस देखने में ही बड़ा लग रहा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वरना इसकी शॉर्टकट ट्रिक अभी सिखा रहा हूँ, 2 मिनट रुकना बस। मतलब इस तरह के क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ऐसा क्वेश्चन तो अपने फ़ायदे में ही आता है। रुकना भी दिखा रहा हूँ। सपोज दैट मेरे को क्वेश्चन मिल क्यों नहीं रहा है? चलो अभी अपनी तरफ से ही ले रहा हूँ, कोई दिक्कत। हाँ, ये क्वेश्चन ले रहा हूँ। इस पे मतलब ये सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ। A/B 3/2 दे रखा है, B/C दे रखा है 5/8, C/D दे रखा है 4/3। आपसे A/B/C/D पूछा गया है, सही है, ये निकालना है। और आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, MCQ पेपर है, ऑप्शन तो होंगे ही अपने पे, कोई दिक्कत नहीं है। 15/10/16/12, ठीक। 6/4/40/3। छः नहीं ले रहा। 12/8/40/30, यहाँ पे आना चाहिए यार। दिस पर्टिकुलर ऑप्शन इज सी। और अगर मैं डी की बात करूँ, 15/12/3/3। अब देखना सुनना, आप ये इतना तो पता चल रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं
कि ये अपना ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा और ये पर्टिकुलर चीज़ होगी अपनी डी। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसमें चेक करोगे पहले ए रेशो बी, जैसे इसमें मैं चेक कर रहा हूँ ए रेशो बी, देखो 6 और 4, 6 और 4 का वो निकालना था, सिंपल करना 3/2, 3:2 बैठ रहा है, सही है, ये तो सेटिस्फाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखोगे बी रेशो सी, बी रेशो सी, तो ये तो 1:10 बैठ रहा है, ये तो बैठ ही नहीं रहा, नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरह से यहाँ देखोगे 3:2, 12/8, 12/8, तो ये 3:2 में बैठ रहा है, सही है, 3:2 में बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 8:40, 8:40, 8:40 जो हो रहा है वो 1/5 के रेशो में बैठ रहा है, जो कि ये नहीं है। इसी तरह से ये भी नहीं बैठेगा। बचा क्या ये, मतलब मेरे पे जो करेक्ट ऑप्शन आया 15:10:16:12, देखो इसमें अगर हम इन दोनों को देखें 10/15, 3/2 आ गया, 3:2 सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है। फिर उसके बाद मैं इन दोनों को देखूँ अगर, तो 10/16, 5/8 आ रहा है, जो इसे सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इन दो पर्टिकुलर चीज़ों को देखूँ 16:12, दैट इज़ 4:3, जो कि इस पर्टिकुलर चीज़ को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस तरह से ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये है एमसीक्यू ट्रिक, आप इसे एमसीक्यू में आसानी से यूज़ कर सकते हो। इसके साथ रेशियो के जो छोटे मोटे बेसिक्स हैं वो ख़त्म होते हैं। अब यहाँ से हम चैप्टर के उस पार्ट पे जा रहे हैं जहाँ पर से मतलब मेनली क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो देखो डुप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट रेशो का मतलब होता है स्क्वायरिंग, खत्म, स्क्वायर करके खत्म कर दो, हो गया डुप्लीकेट रेशो खत्म। जैसे मैं बोलूँ 4:9, तो इसका स्क्वायर कर दो बस, 16:81, इसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट, स्क्वायर, स्क्वायर, स्क्वायर करके खत्म कर दो, बात खत्म। ट्रिप्लीकेट क्या हुआ फिर, ट्रिप्लीकेट रेशो क्या हुआ बताओ, बोलो 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 जल्दी बोलो। ट्रिप्लीकेट रेशो हुआ क्यूब, ट्रिप्लीकेट रेशो हो गया क्यूब। जैसे मैं लूँ 2:3, इसका ट्रिप्लीकेट हुआ 2³ रेशो 3³, सही बात ना, 8:27, खत्म, सही है, ये हो गया। अगर मैं बात करूं आपसे सब डुप्लीकेट रेशो के बारे में, सब डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो का मतलब होता है रूट ले लो, बात खत्म, a/b का a⁴ और b⁴ बहुत से लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता होता। पावर 1/2 का मतलब क्या है, जैसे सपोज 7 × 7⁴ है, तो इन दो सात में से, इन दो सात में से कोई एक बाहर आ जाएगा, इसका मतलब ये होता है। जैसे ये हो 4 और इसकी पावर है 1/4, तो इन चारों में से कोई एक बाहर आ पाएगा। ये 4 इस तरह का काम करता है कि इन 4 में से कोई एक बाहर आ पाएगा। इसी तरह से अगर मैं ये बात करूं 1/3, तो ये 3 इस तरह से काम करता है, इन तीनों में से कोई एक बंदा बाहर आ पाएगा, सही है। देखो आओ, अगर मैं बात करूं आपसे 4:9 के सब डुप्लीकेट रेशो के बारे में, सब डुप्लीकेट रेशो के बारे में, तो 2:3, बात खत्म। इसका रूट ले लिया ना, रूट का बटन है कैलकुलेटर में, देखो रूट ले लो, 4 का रूट 2, 9 का रूट ये। अच्छा रूट लेते कैसे हैं ये, और देखो कैलकुलेटर पे तो रूट बटन दबाई दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो रूट में 4, तो रूट 4 का मतलब हुआ 2 × 2, इस रूट का मतलब होता है पावर 1/2, रूट का अपने आप में मतलब होता है पावर 1/2, ठीक। कभी कभी इस तरह का रूट आता है, इसका मतलब होता है पावर 1/3, सही है, बात खत्म। तो इस इन दो में से कोई एक बाहर आ जाएगा, आ गया, लो खत्म, ये हो गया सब डुप्लीकेट रेशो। अब आते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशो में, सब ट्रिप्लीकेट रेशो, सब ट्रिप्लीकेट रेशो का मतलब होता है a/b⁴ 1/3 और 1/3, देखना सुनना, 27:8, तो 8⁴ 1/3 रेशो 27⁴ 1/3, तो देखो 2⁴ 3 × 1/3 रेशो 3⁴ 3 × 1/3। ये तो इंडिसेस के लॉज हैं, आपको पता ही होंगे थोड़े बहुत, नहीं पता तो इंडिसेस जब हम पढ़ेंगे तब देख लेंगे, बात खत्म। तो जनाब अभी तक हमने देखा, एक तो हमने देखा, अब मैं समरी लिखूँ आपके लिए, तो पहले आते हैं डुप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट रेशो में स्क्वायर हो जाता है। फिर आते हैं ट्रिप्लीकेट रेशो, इनमें होता है क्यूब, जैसे 2:3 का हो जाएगा 4:9। इसी तरह से ट्रिप्लीकेट रेशो का जैसे 2:3 का हो जाएगा
8:27। इसी तरह से सब डुप्लीकेट रेशियो में होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब 4:9 का हो जाएगा 2:3। इसी तरह सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का हो जाएगा क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब हुआ 8:27 का 2:3। इस तरह से काम चलता है। बात खत्म। ठीक है, आगे अब आता है कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो, इस पर से क्वेश्चन बनता है। एक एमसीक्यू यहाँ से मान के चलेंगे आप। जब भी किसी को कंबाइन, सॉरी कंटिन्यूड बोल दिया, कंटिन्यूड तो अलग चीज़ हो गई। मैं बोल रहा हूँ कंबाइंड रेशियो। जस्ट अ मिनट। कंबाइंड रेशियो, कंबाइंड रेशियो का मतलब होता है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। क्वेश्चन आएगा फाइंड कंबाइंड रेशियो ऑफ 4:5, 7:9, 9:13। तो कुछ मत करना, बस इनकी मल्टीप्लाई कर देना। कंबाइन का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 4/5 इंटू 7/9 इंटू 9/13। देखो करो, कैलकुलेटर निकाल के सिंपली कैलकुलेटर पे करते हैं, कर दो। मतलब ये तीनों की मल्टीप्लाई और नीचे वालों की अलग मल्टीप्लाई। तो सिंपल सी चीज़ है, कर लेना ये तो। चलो एक और देखो। फाइंड कंबाइंड रेशियो ऑफ 7:11, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 27:8। सुनना सुनना सुनना, 8 मतलब 64 ले लो, कुछ अलग मिले। तो जनाब एक बात तो ये कंबाइन करना है, सॉरी जस्ट अ मिनट। हाँ, एक बात तो ये कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसकी और इसकी तीन चीज़ों की मल्टीप्लाई होगी। सबसे पहले तो ये उठाओ, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके डुप्लीकेट से, तो इसका डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, सही है। सब ट्रिप्लीकेट यानी कि इसका क्यूब, क्यूब रूट, सॉरी सब है ना सब, ठीक है। तो 7/11 तो यही है। इसका स्क्वायर में करूं तो ये आएगा 9/16, और इसका अगर मैं क्यूब रूट कर दूं तो ये आएगा 3/4। देखो ना, 4 का क्यूब होता है 64 और इसका हो जाएगा 4, ठीक है। मतलब मैं 4 × 4 × 4 करूंगा, 64 ही तो आएगा, तो उसका क्यूब रूट 4 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो फिर मल्टीप्लाई करनी है। 7 × 9 × 3 / 11 × 16 × 4, खत्म। इस तरह से कंबाइंड रेशियो के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, बात खत्म। अब सुनो, एक चीज होती है ग्रेटर इनइक्वालिटी और एक होती है लेस इनइक्वालिटी। अगर किसी पर्टिकुलर रेशो में, अगर किसी पर्टिकुलर रेशो में, इस तरीके के रेशो में ए बड़ा हो बी से, तो ऐसा माना जाता है वो ग्रेटर इनइक्वालिटी है। और अगर किसी पर्टिकुलर रेशो में बी बड़ा हो ए से, तो उसे बोलते हैं लेस इनइक्वालिटी। जैसे मैं 7:9 बोल लूँ तो ये है लेस इनइक्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे बी बड़ा है ए से। ये हो गया लेस इनइक्वालिटी। ठीक है, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज आती है हम पे, एक चीज आती है अपने पे, कंटिन्यूड रेशो। कंटिन्यूड रेशो का मतलब होता है मोर देन टू क्वांटिटीज का रेशो, ठीक। जैसे मैं बोलूं A:B:C, तो ये हो गया कंटिन्यूड रेशो। या डी बढ़ा दूं, ई बढ़ा दूं, ये हो गया कंटिन्यूड रेशो। दो से ज्यादा चीजों का रेशो को बोलते हैं कंटिन्यूड रेशो, ठीक, बात खत्म। आओ देखो, एक दो क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आगे चल। पहले एक टाइप का क्वेश्चन और देखो, इस टाइप के क्वेश्चन ही बताते हैं। A:B:C दे के रखा है अपने को 4:5:6, और वो आपसे पूछेगा A²B:B² C प्लस A² + C का रेशो, A²C का रेशो बताओ, ठीक, बात। इसका वो रेशो पूछे और ये आपको देख रखा है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो रेशो का मतलब अपने को पता है डिवाइड में है, B²C + A²C, ठीक, बात खत्म। अगर मैं यहाँ से A B C की वैल्यू निकालूं तो A की वैल्यू 4x
बी की 5x और सी की 6x। बात खत्म, सही है। अब तुम बोलोगे कि 4 5 6 ही नहीं लिख देते, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर जगह नहीं लिखोगे। पहले मैं एक बार बिना लिखे करके दिखा दे रहा हूँ, फिर लिख के करके दिखा दूंगा। तो जनाब देखो, नहीं पहले लिख के करके दिखा दे रहा हूँ, बाद में से काट दो। तो ए स्क्वायर बी, पहले ए का स्क्वायर इंटू बी, सही है, अपॉन बी का स्क्वायर इंटू सी, सही है, प्लस ए का स्क्वायर इंटू सी, ए का स्क्वायर इंटू सी कितना है अपना 6 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो गया 16x स्क्वायर इंटू 5x अपॉन 25x स्क्वायर इंटू 6x प्लस 16x स्क्वायर इंटू 6x, दैट इज 16 पंजे 80, 80 क्यूब अपॉन 25 छिक्का 25 और 6, 150 नहीं 25 इंटू 6, कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा, एक सेकेंड यार, कैलकुलेटर की आदत पड़ गई है, मैं क्या करूँ। ओके 25 इंटू 6, 25 इंटू 6, आपको नहीं दिखता क्या, 150, चलो 150 एक्स क्यूब प्लस 16 इंटू 6, 96 एक्स क्यूब, आपसे ये दिख रहा है। तो जनाब यहाँ से एक्स क्यूब अगर हम कॉमन लेके काट दें, 80 एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब कॉमन लेके काट दूँ, 190 प्लस 150 प्लस 96 प्लस 150, दैट इज सी अपॉन 246। तो मतलब इसको मैं और काटूँ तो ये 40, 2 से काट रहा हूँ, 123, 40 अपॉन 123 मेरा रेशो आ गया। ठीक, अगर मैं इसे 4x ना लेके चलूँ, अगर मैं x ना लेके चलूँ, कोई दिक्कत नहीं है, x यहाँ पे काट दो सब जगह, x की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो सिंपली जैसे अभी तक करा है वैसे ही करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मतलब x आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, लेकिन जहाँ कहीं पर रेशो अलग जगह तोड़ने की बात आएगी, वहाँ पे आपको x लेके तोड़ना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आप बिना तोड़े कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ देखो, ए रेशो बी रेशो सी में ले रहा हूँ अपनी तरफ से 3:2, सही है, 3:2:1। अगर मैं आपसे a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी पूछूं तो क्या निकाल दोगे, बोलो निकाल देंगे। 3 + 2 + 1 अपॉन 2, तो 6 अपॉन 2 दैट इज 3, खत्म, 3:1 आंसर आ गया मेरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनो 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 सुनो, तुम बोलोगे एक्स वाई जेड एक्स मान के करो ज़रा, कर दे रहे हैं, 3:2:1, तो ए हो गया 3x, बी हो गया 2x, सी हो गया x, बात खत्म। अगर 3x + 2x + x अपॉन 2x करा जाए, मतलब a + b + c अपॉन 2 ही तो करा है मैंने, a + b + c अपॉन b तो करा है, तो ये हो गया 6x अपॉन 2x। तो अब भी 3:1 ही आ रहा है, यानी 3:1 अब भी आ रहा है। तो लॉजिक वही है, बस करने के लिए सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब देखो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन P/Q इज सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ P - x² रेशो Q - x²। तो फाइंड x², ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है हमारे पास, मॉड्यूलर क्वेश्चन नंबर 20। P/Q इज सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ इतना, तो इतनी बात तो कन्फर्म है, इसका सब डुप्लीकेट बोले तो रूट, इसका रूट, इस पर्टिकुलर चीज़ का रूट P/Q है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, बात खत्म। रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा देते हैं, चढ़ाओ, रूट कट जाएगा इधर की तरफ और उधर पे P² आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, P - x² टू Q² इंटू P² इंटू Q - x²। देखो तो सही यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करी है, कोई वो नहीं है, मल्टीप्लाई करो, PQ² - x² Q² इक्वल टू P² x² P², बात खत्म। अब x वालों को एक तरफ ले लो, एक काम करो, इसको उधर ले जाओ, इस वाली चीज़ को इधर ले आ रहा हूँ, मतलब इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ और इसको ले जा रहा हूँ उधर, तो ये हो गया x² P² इक्वल टू उधर ले जाऊँगा तो प्लस का ही तो होगा, -x² Q² इक्वल टू P² Q
प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हुआ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर से पी क्यू कॉमन ले लो। एक बात ध्यान रखना, एलसीएम एंड कॉमन, एलसीएम एंड कॉमन जहां मिल जाए ले लो, जहां मिल जाए ले लो, कोई दिक्कत। एलसीएम और कॉमन के लिए कहा जाता है जहां मिल जाए वहां ले लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पी क्यू मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो ये बच्चा क्या बच्चा, क्या बच्चा, पी यहाँ से ले लिया, क्यू ले लिया तो क्यू पी माइनस क्यू बच्चा, पी माइनस क्यू ही तो बचेगा, पी माइनस क्यू ही तो बचेगा। हाँ, पी यहाँ से लिया तो एक पी ये बच्चा, एक क्यू ये बच्चा। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को तोड़ूं, अगर मैं इस चीज़ को तोड़ूं तो ये टूटेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, सही है। अब अभी रुकना, तो इसको मैं तोड़ लूँ ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी में, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया पी क्यू और ये रहा पी माइनस क्यू। ये बड़ा मज़ा आता है इसे काटने में। तो ये पी क्यू अपनी जगह सही है और पी अपॉन क्यू यहाँ पे डिवाइड में आ गया। लो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बात खत्म। ऑप्शन सी, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ बताओ बताओ, दिक्कत हो तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो मैं कैसे मान लूँ ये होता है, बोलो बोलो मैं कैसे मान लूँ कि ए माइनस बी और ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है, मैं कैसे मान लूँ? बोलो बोलो, नहीं बोलो, बोल दो। ठीक है, बोल दिया। आओ इसकी मल्टीप्लाई करोगे क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लो आ गया, आ गया, लो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो मेरे को तो आज तक कभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद ही नहीं हुआ। किसने कहा याद करने को? इसको लिखो ना ऐसे, आप मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में टूट गया, बात खत्म। याद क्यों करना, नहीं याद क्यों करना बताओ ना। अच्छा तुम बोल लो मेरे को माइनस का भी याद नहीं है, माइनस का भी मैं याद करा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करो मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर, तो ए बी बोल दो बी ए बोल दो, 3 इंटू 2 बोल दो या 2 इंटू 3 बोल दो, फर्क क्या पड़ रहा है, एक ही बात है, छही आएगा, साफ बात है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया ना, माइनस 2ab, लो ये भी याद हो गया आज से। तुम बोलो मेरे को तो क्यूब का भी फॉर्मूला याद नहीं है, मैंने कब कहा है याद करो, मत करो, सही है ना। तो ये हो गया, अभी मल्टीप्लाई करी थी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, सही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इंटू ए प्लस बी। बोलो बोलो, रेशो पढ़ाते पढ़ाते ये क्यों याद आ गया? ये चीज़ तो बीच बीच में लगी जाती है यार, कहीं ना कहीं तो कर ही ले रहे हैं। अभी करवाऊंगा ना, अभी लगवाऊंगा ये चीज़ भी, क्यों टेंशन ले रहे हो। आओ करो मल्टीप्लाई, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस 2a² बी प्लस 2ab स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ से 3ab कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा a प्लस बी, जो कि फॉर्मूला होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे लग जाती है, ये फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, मतलब याद ना हो तो कम से कम इतना निकाल दो लो पेपर में, ठीक है, एक हिंट टाइप का मिल जाता है, चीज़ें लोग भूल जाते हैं आजकल। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया अपना, ये चीज़ भी हो गई। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 ये थोड़ा सा अजीब सा है। अच्छा एक दो चीज़ें बता दूं पहले, एग्जाम्पल 3 पे बाद में आएंगे, पहले एक दो चीज़ें देखो। ये तो आपको पता ही है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, सही है ना। कॉस्ट को हम बोलते हैं सीपी, तो सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। 8 रुपए का पेन बना, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो मतलब 10 रुपए का बेचा होगा, आप सीधी बात है। या मैं बोलूँ 10 रुपए का प्रॉफिट, 10 रुपए का बेचा, 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 8 रुपए का पहना था, प्रॉफिट 2 रुपए का हो गया। मतलब यहाँ से मैं प्रॉफिट अगर फॉर्मूला निकालूँ तो प्रॉफिट हो गया SP माइनस CP, बात खत्म। जितने का बेचा माइनस जितने का बना उतना प्रॉफिट, बात खत्म। तो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला ये हो गया अपने पे, दूसरा फॉर्मूला और देखो,
CP में से लॉस हटा दो तो भी सेलिंग प्राइस आता है। 1000 रुपए का सामान 100 रुपए के लॉस पे बेचा, कितने का बेचा? 900 का। सीधी बात है, तो बच्चों वाला खेल है, में कोई दिक्कत नहीं है। इसी चीज देखो आ, 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 और क्या होता है ना था, इफ डिमांड, इफ डिमांड नहीं, डिमांड नहीं, नहीं डिमांड इज फुलफिल्ड, हाँ सही बात है। इफ डिमांड इज फुलफिल्ड, अगर डिमांड को फुलफिल कर दिया जाएगा, अगर डिमांड को पूरी तरह से फुलफिल कर दिया जाए, तो डिमांड कितनी थी? बताओ बताओ, डिमांड कितनी थी? अगर डिमांड को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर दिया जाए, अगर लोगों की डिमांड को पूरी तरह सेटिस्फाई कर दिया जाए, तो इन्वेंट्री कितनी बचेगी बताओ? अगर डिमांड को पूरी तरह सेटिस्फाई कर दिया जाए या डिमांड को कंप्लीट कर दिया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेंट्री कितनी बनेगी? 0। और डिमांड कितनी होगी? इक्वल टू स्टॉक। सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये चीज़ मत लिखना, ये चीज़ काट दो। इफ ऑल स्टॉक इज सोल्ड, क्योंकि डिमांड तो कम भी हो सकती है ना, कोई दिक्कत। इफ ऑल स्टॉक इज सोल्ड, बताओ अगर सारा सामान बिक गया, अगर सारा सामान बिक गया, सीधी बात है, इन्वेंट्री 0, मेरे पास स्टॉक 0 हो जाएगा, स्टॉक या इन्वेंट्री 0 हो जाएगी मेरी, साफ सीधी बात है, बात खत्म। ठीक, और डिमांड कितनी होगी? डिमांड इक्वल टू होगी स्टॉक के, सही बात है ना, जितना स्टॉक होगा उतनी तो डिमांड होगी। सोचो सोचो, सोचने वाली बात है, सिंपल सी बात है, लेकिन देख लो कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ समस्या कुछ ऐसा नहीं ना? ठीक, आओ। इसके अलावा देखा जाए तो वेजेस वगैरह और क्या होता है अपना, हाँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पूछो कहाँ यूज़ होगा? कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, लिख के तो रखो। इसके अलावा देखा जाए तो और तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा मेरे को। हाँ, रिवेन्यू, रिवेन्यू इक्वल टू प्रॉफिट इंटू प्रॉफिट बोल रहा हूँ, क्वांटिटी इंटू प्राइस। पूछो मैं कैसे मान लूँ? बोलो बोलो, मैं कैसे मान लूँ? आपने 5 रुपए वाली, आपने 5 रुपए वाली 4 टॉफ़ी बेची, 5 रुपए वाली 4 टॉफ़ी बेची, तो कितने रुपए का रेवेन्यू बना आपको? 20 रुपए का, साफ सीधी बात है। कैसे निकाला? 5 × 4 करके। मैंने 5 रुपए वाली 4 टॉफ़ी बेची, 5 रुपए वाली 4 टॉफ़ी बेची, तो टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ? प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट तो अलग चीज़ है, रेवेन्यू पूछ रहा हूँ मैं तो। कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ मेरे को? 20 रुपए का। बोलो कैसे निकाला? 5 × 4 करके, प्राइस इंटू क्वान्टिटी करके, बात खत्म। ये छोटी मोटी चीज़ें आ जाती हैं। ये वाली चीज़ मैंने थोड़ी सी गलत लिख दी थी, इसको भूल जाना। बाकी अगर सारा स्टॉक बेच दिया जाए तो इन्वेंट्री 0 हो जाती है और डिमांड इक्वल टू स्टॉक होता है, इसमें कोई शक की बात है नहीं। आओ देखो, अब आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 3 पर। किसका? 1A का, एक्सरसाइज 1A का एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखी इन द रेशो 15:11, मतलब पहले 15 वर्कर थे और 11, मतलब पहले 15 रेशो में वर्कर थे, अब 11 रेशो में वर्कर बचे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा देखा जाए तो नंबर ऑफ वर्कर हो गए, अब क्या है, हाँ उनकी वेजेस, उनकी वेजेस जो हो गई वो अब 22:25 में हो गई। मतलब जब 15 वर्कर थे तो रेशो थे 22, लेकिन जब 11 वर्कर हुए, जब वर्कर कम हो गए, तो ऐसी सिचुएशन में वेजेस हो गई 25। इसमें कोई शक है? बताओ, इसमें दिक्कत की कोई बात है? ये मतलब जब नंबर ऑफ वर्कर कम हुए तो वेजेस बढ़ गई, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वेजेस पहले 22 रेशो में मिल रही थी, अब 25 रेशो में मिल रही है। मतलब जैसे सपोज मैं मान लूँ 15 वर्कर पहले थे, अब हो गए 11, वेजेस पहले 22 थी, अब हो गई 25। मेरे से पूछ क्या रहा है वो? रेशो ऑफ देयर वेजेस, रेशो ऑफ देयर वेजेस, रेशो ऑफ देयर वेजेस। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड बस। हाँ, रेशो ऑफ देयर वेजेस पूछ रहा है, मतलब उनका जो रेशो ऑफ वेजेस है वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। ठीक, सुनो, तो वेजेस निकालने का तरीका क्या? टोटल वेजेस, अच्छा, ऑफ देयर टोटल वेजेस, टोटल वेजेस के रेशो के बारे में पूछ रहा है वो। लैंग्वेज पढ़ोगे तो पता चलेगा कि वो रेशो के बारे में पूछ रहा है, मतलब नई वेजेस के रेशो के बारे में पूछ रहा है। तो टोटल वेजेस का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? अभी पढ़ा था हमने, किसी भी चीज़ के वो निकालने हों, मतलब मैं 2 वर्कर्स को 5 रुपए दे, 2 वर्कर्स को 2 वर्कर को 20 रुपए देता हूँ, तो टोटल कितने पैसे आते हैं मेरे? 40 रुपए। कैसे निकाला? मल्टीप्लाई करके। तो नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू वेजेस, अगर मैं इतना काम कर दूं तो उनके रेशियो ऑफ वेजेस निकल आए।
उनके रेशो ऑफ वेजेस निकल आएगा, समझिए। अगर मेरे को रेशो ऑफ वेजेस निकालना है, रेशो ऑफ वेजेस चेंज्ड, अगर मेरे को रेशो ऑफ वेजेस चेंज निकालना है तो मैं क्या करूँगा, न्यू टोटल वेजेस, नहीं न्यू टोटल वेजेस अपॉन ओल्ड, न्यू अपॉन ओल्ड करूँ या ओल्ड अपॉन न्यू करूँ, एक मिनट, पूछा क्या है इसने, इंक्रीमेंट ऑफ देयर वेजेस, उनके वेजेस में कितना वो बढ़ा, वेजेस बढ़े या घटे, मतलब वेजेस बढ़े या घटे, उसने पूछा है। तो जनाब इसके लिए हम निकालेंगे रेशो ऑफ ओल्ड वेजेस अपॉन न्यू वेजेस, ओल्ड वेजेस अपॉन न्यू वेजेस। तो ओल्ड वेजेस निकालो ज़रा, 15x इंटू 22y, पूछो क्यों, पूछो क्यों, 15 मतलब पुराना ही तो निकाला है, मतलब यहाँ पे x लगाएंगे ना तभी तो टूटेगा वो, बिना x लगाए कैसे टूट जाएगा, और यहाँ पे दूसरा रेशो इस वजह से y लगाया है मैंने, एक कांस्टेंट आपको लगा के चलना पड़ेगा। इसी तरह से 11x इंटू 25y, x से x कट गया, y से y कट गया, ये 2 बार कटा, ये 3 बार, ये 5 बार, तो आ गया 6:5। मतलब जो पुराने रेशो थे, ओल्ड वेजेस जो थे वो 6 थी, मतलब एक तरह से मान के चलो 6 के थी, और जो न्यू वेजेस हैं वो है 5 के। तो बताओ वेजेस बढ़ी या घटी, वेजेस बढ़ी या घटी, साफ सीधी बात है वेजेस घटी, देखो खुद देखो, पहले 5 के थी अब 6 के हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता चल रहा है वेजेस घटी, तो वेजेस डिक्रीज इन रेशो 6:5, मतलब पुरानी वेजेस थी 6 में और नई वेजेस हैं 5 में, साफ बात है। देखो सुनना, दोबारा सुनना, टोटल वेजेस का फॉर्मूला नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू वेजेस, बात खत्म। अगर मेरे को रेशियो ऑफ वेजेस चेंज चाहिए तो ओल्ड अपॉन न्यू कर दूं, बात खत्म। तो ओल्ड निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ लगा दिया, एक्स और वाई मैंने वैसे ही मतलब दिखाने के लिए लगा दिए हैं, मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाए हैं। कहीं जगहों पर जहाँ पे मल्टीप्लाई ना हो, यहाँ पे प्लस माइनस होता तो एक्स और वाई के बिना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इस वजह से हमने देखा कि पुराने रेशियो जो था, पुरानी वेजेस थी वो 6 में और नई वेजेस हैं 5 में, दैट्स वाई वेजेस कम हो गई, साफ सीधी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कभी आपसे कोई इनवर्स रेशो पूछे, इनवर्स रेशो पूछे तो सीधी बात है इनवर्स, अच्छा 2 का इनवर्स, इसका मतलब क्या होता है 1/2। ऐसे ही वो आपसे 7/10 का इनवर्स पूछ रहा है, तो सीधी बात है 10/7 रेसिप्रोकल, तो 10:7 आ गया, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। इनवर्स मतलब होता है रेसिप्रोकल कर देना। अगर मैं बात करूँ 1/2 के इनवर्स की तो ये हो गया 2, सही है, इस तरह रेसिप्रोकल होता है। अब आपको एक चीज़ बता दूं लगे हाथ, यहीं पे बात चल रही है, तो जैसे fx इक्वल टू वाई होता है और मैं f को यहाँ से यहाँ भेजना चाह रहा हूँ, तो ये y/f होगा। लेकिन इन तरह की चीज़ों की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, इनकी कोई औकात नहीं होती, इस वजह से इन्हें हम इनवर्स के साथ लिखते हैं, ना कि अपॉन में। सेम केस साइन का है, सेम केस लॉग का है। कभी आपने किसी चीज़ के अपॉन में लॉग नहीं देखा होगा, लॉग कभी खाली भी नहीं बैठ सकता और किसी चीज़ के डिवाइड में नहीं बैठ सकता, लॉग एक्स डिवाइड में बैठ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लॉग कभी खाली नहीं बैठ सकता, इस वजह से हम हमेशा लॉग इनवर्स एक्स लिखते हैं या साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक। चलो चलो चलो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं आपके साथ आगे बढ़ूं तो देखो, एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन और देखो, वो आपसे बोलेगा, एक सेकंड रुकना, कहाँ गया, देख लो एक मिनट, क्या चीज़ बता रहा था मैं आपको। देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखना, रेशो ऑफ प्राइस ऑफ 2 हाउसेज इज 16:23, 16:23 में प्राइस ऑफ हाउस है, ठीक, प्राइस ऑफ हाउसेज हैं 16:3 में, ठीक। अगर मैंने पहले वाले का प्राइस 10% से बढ़ा दिया, अगर मैंने पहले वाले का प्राइस 10% से बढ़ा दिया और दूसरे वाले का 477 से बढ़ा दिया, तो न्यू रेशो हो जाएगा 11:20, ठीक। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, बताओ, बोलो बोलो बोलो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर मैं इसमें ये जोड़ दूँ 16 प्लस 10% अपॉन 23, 16 या 16x, यही बोला था मैंने गड़बड़ हो जाएगी, मैंने बोला ना गड़बड़ हो जाएगी, इसी वजह से हम इसे 16 और 16x में तोड़ते हैं, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी अगर मैंने 16x में नहीं तोड़ा। तो इस 16x अपॉन 23x है, अगर उसने बोला 10% से इसे बढ़ा दिया जाए और उसने बोला 477 से इसे बढ़ा दिया जाए, तो नया रेशो आ जाता है 11:20।
उसने बोला अगर पहले वाले को मैं 10% से बढ़ा दूं, मैंने बोला था x लेके चलना है, अगर उसने बोला कि पहले वाले को 10% से बढ़ा दूं और दूसरे वाले को मैं बढ़ा दूं 23 को बढ़ा दूं 477 से, तो नया रेशो आ जाएगा अपने पे 11:20। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आओ देखो, अब आपको जोड़ना कैसे है 10%, दिमाग मत लगाना, कैलकुलेटर लो, 16 प्लस 10%, 17.6x आ गया, क्योंकि 10% कभी खाली नहीं होता, 10% ऑफ 16x होगा, सही बात है ना, दैट्स वाई 17.6x। जब मैंने कैलकुलेटर पे 16 प्लस 10% करा तो उसने ऑटोमेटिकली 16 का 10% ले लिया, 16 का 10% होता है 1.6 और उसने 16 में से जोड़कर 17.6 दे दिया। तो ये कैलकुलेटर की समझदारी है, हम इस समझदारी को यूज़ करेंगे। तो ये हो गया 23x प्लस 477 इक्वल टू 11/20। अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हो भी तो मैं तो भी करूँगा, क्या बिगाड़ दोगे तुम मेरा, बताओ, नहीं बताओ तो क्या बिगाड़ दोगे मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। आओ देखो, 17.6 इंटू 20, 17.6 इंटू 20 दैट इज 352 इक्वल टू 352x, सॉरी एक्स भी है ना, 23 इंटू 11, 23 इंटू 11 दैट इज 253x प्लस 477 इंटू 11, 477 इंटू 11 दैट इज 5247। अगर मैं इसको इधर ले जाके माइनस करूँ, 352 माइनस 253x इक्वल टू 5247, तो ये आ गया 99x इक्वल टू 5247, जहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरे लिए 53। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है कि ओरिजिनल प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस यानी कि ये, उसने पूछा है 16x और 23x की वैल्यू बताओ। ये तो मेरे ओरिजिनल प्राइस, न्यू प्राइस पूछा होता तो मैं 11y और 20y की वैल्यू बताता, 11 या 20 की वैल्यू बताता। तुम बोलो यहाँ y क्यों नहीं लिया, मैं यहाँ y लिख के काट दूँ तो फ़ायदा थोड़ी है कोई, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस का मतलब हुआ 16x और 23x, 16 इंटू 53 और 23 इंटू 53, ठीक है। ये तो कैलकुलेट कर लेना, इसमें मैं मेरा कैलकुलेशन रिमेन कांस्टेंट और ऊपर से आपके पास कैलकुलेटर भी है, और फिर आप चाहो मैं कैलकुलेट करूं, ये चीज़ तो मतलब सही नहीं है ना, ठीक है। आओ देखो, अगर वो आपसे पूछे, अगर वो आपसे पूछे विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर 4:5 और 7:9, तो आप बोलना हमारे पास कैलकुलेटर है, 4:5 करो 0.8 या 7/9 करो दैट इज 0.777, तो ये बड़ा है, सीधी बात है, 4:5 बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है सही है सही है, कोई दिक्कत नहीं। आओ, एक चीज़ इन्होंने मॉड्यूल में दे के रखी है लेकिन क्वेश्चन आया नहीं है आज तक कभी, एक सेकंड बता रहा हूँ, रुकना। हाँ, चीज़ को इस तरह की है, एक होते हैं कमेंस्यूरेबल रेशो, इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा थोड़ी है, ये तो कुछ भी डाल देते हैं बीच बीच में उठा, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं, मॉड्यूल में देखे रखी वाली चीज़, इसको बोलते हैं एक्सप्रेस्ड इन इंटीजर्स, और जो इंटीजर में ना हो वो अनकमेंसुरेबल हो गए। जैसे 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 अगर मैं बोलूँ 3:1, ये तो पूरा पूरा इंटीजर है बे, तो ये हो गया कमेंसुरेबल, बात खत्म, कमेंसुरेबल रेशो। अगर मैं मतलब ये 7:9 है, ये 0.77 आ रहा है ना, ये हो गया अनकमेंसुरेबल रेशो, बात खत्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ब्रो। आओ 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 देखो, कहाँ गया, हाँ 23 वाला क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का। द नंबर विच इज व्हेन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम टर्म्स ऑफ 19:31, मतलब 19:31 से कोई पर्टिकुलर चीज़ घटानी है ताकि वो रेशो बन जाए 1:4। अगर आपसे वो बोलता बढ़ानी है तो जोड़ देते, अगर वो बोलता सिर्फ ऊपर वाले से बढ़ानी है तो ऊपर वाले से घटा देते, ऊपर वाले में बढ़ाने को बोलता ऊपर वाले से बढ़ा देते, जो वो क्वेश्चन में बोलेगा वो आपको कर देना है, सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर देखो 19 और 31 में से वो बोल रहा है कुछ चीज़ घटानी है ताकि रेशो 1:4 बन जाए, तो घटा दो, अपने को क्या जा रहा है, अपना क्या जा रहा है बताओ ना, जो क्वेश्चन बोल रहे, दो क्वेश्चन ही सुनेंगे, क्वेश्चन हमारा भगवान है।
आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आओ क्रॉस मल्टीप्लाई खेलें। तो 19 इंटू 4 माइनस 4x इक्वल टू 31 माइनस एक्स। ठीक, 19 इंटू 4 करोगे आप, यार मैं तो सिंपल कैलकुलेशन भी भूल गया हूँ, बहुत दिन हो गए। 76 माइनस 4x इक्वल टू 31 माइनस एक्स। 76 माइनस 31 इक्वल टू 3x, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इधर लेके आओगे तो प्लस का 4 नहीं होगा, प्लस 3 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 1 3x ही बैठेगा ब्रो। -31 अगर मेरे से कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा, मेरे को कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कतें होती हैं, मैं छोटी छोटी गलती कर देता हूँ कभी कभी। अब मतलब क्या ही बताऊँ, अपने किस्से बताऊँगा कभी आराम से, अभी तो बहुत दिन है, पढ़ना है साथ में अपने को। तो एक्स आ गया 15, मतलब 15 आ गया, आंसर ख़त्म काम। आंसर चेक करूँ क्या? क्या बोला, भरोसा है मेरे को? नहीं कर रहा, तुम खुश रहो बस। आओ देखो, निकल ले रहा हूँ, पता चले कल को गलत हो जाए तो मेरे ऊपर वो डाल दो, गलत आंसर बता दिया। आंसर रट के मत जानना, बता रहा हूँ। खैर कोई दिक्कत नहीं है। 23 है, 23 का ए, 23 का ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ ये सब आप कर लेना, सब हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत। हाँ देखो ये वाला क्या है, 12। ए रेशो बी जो है अपना 3:4 है। ठीक, ए रेशो बी है 3:4। एंड निकालना क्या है, 2a प्लस 3b रेशो 3a+4b। अरे ये तो करवाया था मैंने, 2a प्लस 3b अपॉन 3a प्लस 4b। सही है, सही है, सही है। आओ देखो यहाँ पर डाल दो 3, तो 6 प्लस b की जगह डालो 4, यानी 12 अपॉन 9 प्लस 16, 18 अपॉन 25। क्या मतलब, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है? नहीं शायद है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ देखो ये हो गया। अब सुनो, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। इसमें तो कोई मतलब दो राय नहीं है, तो सिंपल सी बात है, तो पता ही होनी चाहिए। आओ ये चैप्टर ख़त्म, मतलब चैप्टर क्या ख़त्म, यूनिट ख़त्म। अब आ जाओ प्रपोर्शंस में। जाने की सोच रहे थे क्या, इतनी कराऊंगा? नहीं, प्रपोर्शन भी करा के भेजूंगा, ऐसे थोड़ी है। प्रपोर्शन का मतलब होता है इक्वेलिटी ऑफ रेशोज। इक्वेलिटी ऑफ रेशोज को हम बोलते हैं प्रपोर्शन। ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी के, इसको बोलते हैं प्रपोर्शन। लिखते कैसे हैं, ए रेशो बी, दो डंडे लगाएंगे सी रेशो डी। ये हो गया प्रेजेंटेशन का तरीका, ये हो गया सही तरीका। अब देखो इन दोनों को हम बोलते हैं मीन्स, बीच बीच वालों को बोलते हैं मीन्स, और लास्ट वालों को बोलते हैं एक्सट्रीम्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगी भी कैसे। ओके, क्या मतलब तारीफ कर दी मैंने अपनी? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो टू ब्लो वंस टेम्परेट, अपनी पीपुनी खुद बजाना। चलो आओ, तो जनाब देखो ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी है। अगर मैं यहाँ पर इसको ए अपॉन बी और इसको सी अपॉन डी कर दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना ज़रा। अरे 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 अरे, बी और सी को तो मैंने मीन बोला था, और ए और डी को तो मैंने एक्सट्रीम बोला था। तो यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। बात खत्म। ये होती है चमत्कारी प्रॉपर्टी। क्यों होती है वो आपने अभी देख ही लिया, इसमें कोई शक की बात है नहीं। आओ देखो, आओ देखो, आओ देखो। अब हम आते हैं कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन पर। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन, तो एक तो आपको पता चली गई, ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी है, तो इसको मैं ये लिखूंगा, इसको ये लिखूंगा, ए डी इक्वल बी सी। वही अभी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वाली प्रॉपर्टी है। तो दूसरी प्रॉपर्टी होती है इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो, इनवर्स, इनवर्स करो यार दोनों तरफ इनवर्स। अपने को क्या इसी चीज़ को लेके चलना हूँ बे। प्रोपोर्शन मतलब ही तो होता है ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी, इसी को तो बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं बे। देखो खुद देखो, ठीक है। हाँ, अगर मैं इसका इन्वर्स निकालना चाहूँ तो क्या होगा, बी अपॉन ए इक्वल टू डी अपॉन सी। सही है,
अब मैं इसको ऐसे कर दूँ, मतलब अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो बी सी इक्वल ए डी। बात तो अब भी वही पड़ रही है, बात तो अब भी वही पड़ रही है। तो इन्वर्स कर देने से कोई फ़र्क थोड़ी पड़ा, इन्वर्स कर देने से कोई फ़र्क थोड़ी पड़ा। सोचो सोचो। अच्छा, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, वो बोलेगा 1/3, 1/2, 1/x एंड 1/4 आर इन प्रपोर्शन, फाइंड x। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा क्या है, हम तो निकाल देंगे ना। देखो 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 देखो, और बीच वालों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की और इन दोनों की। सही है ना, सही है ना। देखो, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, बात खत्म। तो ये हो गया 1/12, ये हो गया 1/2x। तो 2x इक्वल टू 12। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करी, बोलो 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 बोलो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ, तो ये हो गया इन्वर्टेंडो। अब बात करते हैं एल्टरडेंडो, एल्टरेंडो की। एल्टर, एल्टर शब्द का मतलब होता है चेंज। एल्टर मतलब चेंज। ए अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी है। मैं चेंज कर दूंगा इन दोनों को, यानी कि डी अपॉन बी इक्वल टू, नहीं, डी अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन ए कर दूँ। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, चलेगा क्या? हाँ चलेगा, क्यों नहीं चलेगा बताओ, अब भी तो आंसर वही आएगा। तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, वो जो चाहे वो करे, वो चाहे इसको एल्टर कर दे, चाहे वो इसको इन्वर्ट कर दे, अपना प्रपोर्शन प्रपोर्शन ही रहेगा। प्रपोर्शन कोई और बन जाएगा क्या? नहीं। मेरे को तुम ठोक लो पीट लो, मतलब ऐसा कुछ मत करना यार। काला जादू एक्सपर्ट हूँ, एक सेकंड में राफ कर दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम मेरे साथ कुछ भी कर दो, रहूंगा तो मैं काला जादू एक्सपर्ट ही ना, इसमें कोई शक की बात थोड़ी है, नहीं है। आओ देखो, एल्टरेंडो हो गया। अब देखो सुनो, एक चीज़ होती है कंपोनेंडो, 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 ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। मेरी तरफ से तुम +1 और करो इस पर, मेरी तरफ से आप +1 और करेंगे। क्यों करेंगे? नो जवाब। इसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो। अच्छा, अब बोलो, जब इतना सब कुछ करवा ही रहा है तो -1 और कर दे। कर दे रहा हूँ, मेरा क्या जा रहा है वे। आओ देखो, आओ देखो, आओ देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया अपना, जब प्लस वाले को कंपोनेंडो बोला था, जब प्लस वाले को कंपोनेंडो बोला था, तो इसको मैं डिविडेंडो बोल दूंगा। डिविडेंडो, डिविडेंडो। ठीक। अगला वाला जो है उसे बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सी एंड डी रूल। इसका यूज़ हम 11th की टिग्नोमेट्री में करते हैं। अब इन्होंने क्यों दे के रखा है मेरे को नहीं पता। यहाँ पे हमसे बस इतना पूछा जा सकता है ये पर्टिकुलर चीज़ है क्या। वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लिख कर देगा, वहाँ पे आपको ये चीज़ लिख कर देगा और पूछेगा किस चीज़ का है ये। मतलब वो A/B=C/D देगा और ये पूछेगा ये वाली पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं। आप डिविडेंडो पे टिक लगा देना, इतना काम है। इसके अलावा यहाँ पर इसका यूज़ नहीं होता, यहाँ पे इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं आएंगी। आपको केवल लिख कर देना पड़ेगा, जैसे मैं A/B=C/D हूँ, तो इसका जो कंपोनेंडो डिविडेंडो होगा वो A-B/A+B=C-D/C+D पर आएगा। प्रूफ प्रूफ क्यों ही पूछ रहे हो, क्या करना है तुम्हें प्रूफ का, मतलब याद कर लो, बात ही खत्म। इसका मतलब ये हुआ A-B, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस वही चीज़ है ना, उससे दबाएंगे। ठीक है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। आओ, अब आती है सबसे खास प्रॉपर्टी, एड एंडो। एड एंडो क्या पता चल रहा है, एड, जोड़ देना। अगर मैं बोलूँ A/B=C/D=E/F, अगर वो आपसे एड एंडो पूछे या वो पूछे ईच रेशो इक्वल टू, ये शब्द आते ही, ये शब्द आते ही आप बस एक काम कर देना, ईच रेशो इक्वल टू आते ही A+C+C मतलब ऊपर ऊपर वाले और B+D+F ये जोड़ देना, खत्म। इससे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, नहीं लगाना मतलब नहीं लगाना। इसी तरह से सब्सट्रैक्टेंडो, A/B=C/D=E/F, दैट इज A-C-E अपॉन B-D-F। देखो, फू 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 फू, 2/3, 4/6, 7/9, 5/11, ईच रेशो इक्वल टू, ईच रेशो इक्वल टू, मैंने बोला ना दिमाग मत लगाना। जब भी इस तरह से कुछ हो, मतलब इस तरह से कुछ भी आए,
तो ईच रेशो इक्वल टू के लिए आप बस इतना काम करना, इन ऊपर ऊपर वालों को जोड़ना, मतलब ये इस तरह से है ना, 2:3, 4:6, 7:9 और 5:11। तो आप बस ऊपर ऊपर वालों को जोड़ दो, नीचे नीचे वालों को जोड़ दो। ईच रेशो इक्वल टू आ जाए तो ऊपर ऊपर वालों को अलग जोड़ दो, नीचे नीचे वालों को अलग जोड़ दो, खत्म। देखो, ऊपर ऊपर वालों को अलग जोड़ दो, नीचे नीचे वालों को अलग जोड़ दो। तो ये हो गया 11, 11 और 5 16 और 18 अपॉन 9 9 18 29। कैलकुलेशन रिमेन कांस्टेंट। वो मेरा ध्यान नहीं आता है, गलती हो जाती है कैलकुलेशन में, आप उसको सीरियसली मत लेना। अब एक टॉपिक आता है जहाँ पर से आधे लोग बहुत ज़्यादा गड़बड़ करके आते। मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, देख रहे हो, देख रहे हो सांबा, अरे सांबा देख रहे हो, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, मतलब ये, मतलब ये, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ये दोनों सेम है, इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनैलिटी। चलो, फू 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 फू, क्वेश्चन आता है। अच्छा, पहले मीन प्रोपोर्शनल की दोबारा प्रो लिख दूं क्या? हाँ चलेगा। तुम्हें कौन सा वो खेलना है मेरे साथ, मतलब एमसीक्यू ही तो खेलना है बाद में। कौन सा सब्जेक्टिव पेपर है तुम्हारा? प्रो लिखूंगा मैं, रोक लेगा कोई? चलो आओ देखो, बी स्क्वायर, एक सेकेंड एक सेकेंड। एज यू नो वेरी वेल, मेरा बजट थोड़ा सा डाउन है, इस वजह से माइक की दिक्कत है, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ देखो, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये है मीन प्रोपोर्शनैलिटी कंडीशन। मतलब वही आपको पता है, ए रेशो बी इक्वल टू बी रेशो सी, क्यों याद करना है इतना सब, वो तो हम निकाल ही लेंगे। चलो देखो, वो पूछेगा फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू, पोर्शनल टू 12, 18। वो पूछेगा 12 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ। मतलब वो ये बोलना चाह रहा है 12 और 18 तो दो प्रोपोर्शनल ही हैं, तीसरा प्रोपोर्शनल और निकाल लो। अब ये तो हमें पता है कि अगर मेरे को ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है, मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगानी है, अगर मेरे को ये वाली मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगानी है, मेरे को एक चौथी चीज़ और चाहिए। वो चौथी चीज़ क्या होगी सोचो? क्या क्वेश्चन के बेस पर मैं ये बता सकता हूँ चौथी चीज़ क्या होगी? नहीं, मैं बस इतना बोल सकता हूँ, क्वेश्चन में केवल 3 चीज़ें हैं, क्वेश्चन में केवल 3 चीज़ें, इतना तो मेरे को पता है। अब सुनना, वो इसी है ये, इतना मेरे को पता, क्वेश्चन में केवल 3 चीज़ें, 3 चीज़ें। तो एक बात बताओ, ए तो होगा ही होगा, ए रहा, क्या बी होगा? बी भी होगा, और सी होगा, सी को मैंने एक्स बोल दिया, कोई दिक्कत? सही है, सी को एक्स बोल दिया, सी को सी बोल लो, खुश रहो, सी को सी बोल दिया मैंने। अब यहाँ पे बी की जगह क्या आना चाहिए? सोचो 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 सोचो, 18 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हम ये अज्यूम करते हैं, अज्यूम्ड इट इज मीन प्रोपोर्शनल, ठीक, अज्यूम करो ये मीन प्रोपोर्शनल है, ठीक। मीन प्रोपोर्शनल को हमने अज्यूम कराया है नहीं, हो भी सकता हो नहीं, मतलब यहाँ पे बिना एज्यूम करे हो ही नहीं सकता है क्वेश्चन, इसीलिए एजम्पशन बनानी पड़ेगी। तो देखो वही वाला फॉर्मूला अपना घिसा पिटा सा, 12 को मैं डिवाइड में कर दूँ तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 9 27, ठीक है, खत्म 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 खत्म। लेकिन 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 अगर वो बोल दे फाइंड मीन प्रोपोर्शनल टू 12 और 18, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि 12 और 18 के बीच में, 12 और 18 के बीच में जो बी बैठा होता है, बी, इस बी को ही तो मैं मीन प्रोपोर्शनल बोल रहा हूँ, इस बी को ही तो मीन प्रोपोर्शनल बोल रहा हूँ, ये पर्टिकुलर बी निकाल के दो। तो अब हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे, 12 × 12 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स करना तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू रूट में 18 × 12, 18 इंटू, हमें खुल जा, खुल गया, अरे मतलब क्या 14.69? नहीं, ऐसे नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता है। अरे हाँ, वो तो मैंने इमेजिनरी क्वेश्चन लिया है ना, इस वजह से 18 × 12 और इसका रूट, अरे पॉइंट में नहीं ले रहा, मेरा मन नहीं है। 6 तिया 18, 6 दूनी 12, अगर मैं यहाँ से 2 में से एक बाहर निकाल लूँ, 6√6, ये है मेरा मीन प्रोपोर्शनल, बात खत्म। सही है ना? सही है। देखो देखो, दोनों में अंतर देखो, यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा था, मीन प्रोपोर्शनल जब उसने पूछा है मतलब वो बी पूछना चाह रहा है मेरे से, तो मैंने बी निकाल दिया। लेकिन यहाँ पर मेरे से सी पूछा था उसने, उसने थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा, तीसरी चीज़ पूछी थी, तीसरी चीज़ सी होती है, इसमें कोई शक की बात है नहीं, बात खत्म, देख लो।
बताओ बताओ बताओ। एक क्वेश्चन और देखो इसी का 1B का। दो नंबर्स हैं 3:4 में। 3x और 4x बोलूँ ना? बोलो बोलो। 6 कर दिया गया ईच ऑफ देम में, जोड़ दिया गया 6, जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। नया रेशो हो जाएगा 4:5। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो। 5 × 3x + 6, 4 × 4x + 6, दैट इज 15x + 30 = 24x + 24। तो सॉल्व करूँ इसे मैं तो 24x - 15x = 30 - 24, दैट इज 6 = 9x। x आ गया 2/3। क्या करा मैंने, क्या करा? नहीं, गड़बड़ कर दी क्या? गड़बड़ कर दी क्या? 24 - 15 दैट इज 9। ठीक है, 6 यही है। क्या गड़बड़ कर दी? दो नंबर्स हैं 3:4 में, 6 एडेड टू ईच ऑफ टर्म्स ऑफ रेशो, 6 एडेड टू ईच ऑफ द टर्म, न्यू रेशो विल बी इतना, द नंबर्स आर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। एक सेकंड रुकना। दो नंबर्स हैं 3:4 में, उनमें मैंने 6 जोड़ दिया और ये है 4:5। अगर मैं इधर करूँ तो ये 30 होगा, ये होगा 24। ठीक है, 4 चौको 16। देख रहा, मैंने बोला था कैलकुलेशन में गलती होती है तो वो होती ही है। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता और सबके साथ होता है। मेरे को क्या कहूँ, तो मेरे एक्स की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, कैलकुलेटर के बावजूद भी मैं गलत कर रहा हूँ तो बड़ी ही शर्म की बात है। अब उसने नंबर्स पूछे हैं, क्या नए नंबर्स पूछे हैं? नहीं, पुरानी पूछे हैं। तो 3x और 4x ही निकालूंगा, 18 और 24, खत्म। अच्छा, रिवर्स ट्रिक। रिवर्स ट्रिक में मैं ये करता, 18 और 24 है ना, उसने बोला 6 जोड़ दो, 6 जोड़ता, 24 और 30, इनका रेशो क्या आ रहा है? 4:5, खत्म। ये रिवर्स ट्रिक हो गई, बात खत्म। ओके 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 डूड, ओके। आओ देखो, अपने को दे के रखा है A:B, 29 वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। A:B अपने को दे के रखा है 4:1, और मैं बात कर रहा हूँ √A/B की प्लस √B/A की। ठीक, इसको मैं अगर तोड़ूँ तो √A/√B प्लस √B/√A, बात खत्म। ठीक है, ओके ओके ओके। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए? वैल्यू डाल दूँ क्या? बोलो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया √4/√1 प्लस √1/√4, दैट इज 2/1 प्लस 1/2। तो ये हो गया 2 + 1/2, दैट इज 2.5। या मैं इसको आगे सॉल्व करूँ तो 5/2, वही 2.5, या 5:2 बोल दो इसको, कोई दिक्कत। ये पूछा है क्या? मेरे को शक क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ केस नहीं पूछा। वेट अ सेकेंड गाइस। ओके, ये पूछा है, बात खत्म। ओ, 5:2 नहीं लिख सकते अब, उसने रेशो थोड़ी पूछा, उसने तो प्लस ही पूछा है। 5/2 ही करेंगे, ठीक है, बात खत्म। अब सुनो, अगर तुम बोलो ये इस तरह से नहीं होगा, मेरे को वैसे सिंप्लीफाई करना और थोड़ा सा, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए? हो तो जाएगा ये ऐसे ही, लेकिन अगर सपोज नंबर सी आ जाए, ये आ जाए, उसको सिंप्लीफाई करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम लो, √AB, यहाँ से आप अगर वो करोगे तो √A एलसीएम आएगा, और √A होता है इसी तरह से B। तो इस तरह से सिंप्लीफाई हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आओ देखो, ये तो आपको पता ही होगा, साइक्लिक ऑर्डर अगर पावर में हो तो आंसर बनाता है, और अगर बेस में हो तो आंसर आता है 0। देखो, देख लो देख लो देख लो, ठीक से। अबे देखो, अगर यहाँ पे मैं साइक्लिक ऑर्डर दिखाऊं, B-C, C-A, A-B, ये तो हुआ साइकिल, ये तो हुआ साइकिल। A-B, B-C और C-A, ये साइकिल ही तो हुआ। अगर ये किसी के पावर में है, ए, इस तरह से किसी की पावर में कैसे भी हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे, और एनीथिंग टू द पावर इज 1। अगर यही चीज़ बेस में हो तो आंसर 0 आएगा। जैसे देखो, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बेस में देखो ये आ रहा है साइक्लिक पावर, तो इसका आंसर 0 आएगा। ठीक, इस तरह से काम चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, हाँ देखो, ये कौन सा रूल है? ये वाला रूल आपको नहीं लग रहा कंपोनेंडो डिविडेंडो है? कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लग रहा? ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। तो ये वाली चीज़ B, 28 का B,
सही है ना? कोई दिक्कत बताओ, तकलीफ? एक सेकंड रुकना ब्रो बस। 28 का बी। ठीक है। ओके ओके ओके। सो गाइस ये हो गया। अब बस एक लास्ट टॉपिक और बचा है अपने पास, उसके बाद वी शैल कंप्लीटेड। ये कोई दिक्कत नहीं है ब्रो, आओ देखो। एंड द लास्ट टॉपिक इज एलिगेशन या मिक्सचर। एक सेकंड में बता रहा हूँ, कुछ और देख लो रह गया हो तो। ये सब बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी अपन ने कर लिया, ये भी अपन ने कर लिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो, डिवाइड 750 इंटू 3 पार्ट्स such that their ratio is 4:5:6। 750 को 3 टुकड़ों में तोड़ना है जिस तरह से ऐसा रेशो आ जाए। तो इसे बोलो 4x, 5x और 6x। क्या इन तीनों को जोड़कर 750 नहीं आना चाहिए? सोचो सोचो सोचो, क्या इन तीनों को अगर मैंने 750 से तोड़ा है तो इन्हें जोड़कर 750 नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। 9 और 6 15x इक्वल टू 750, यानी x आ गया मेरा 50। ठीक, अगर मैं यहाँ डालूँ तो क्या 200, ये हो गया 200, ये हो गया 250 और ये हो गया 5, 5 × 6, 50 × 6 करोगे 300। बात करना टूट गया 750 3 टुकड़ों में, जिस तरह से उनका रेशो 4, 5, 6 आ जाए। अगर मैं रिवर्स ट्रिक से जाऊँ, अगर ऑप्शन दे रखा हो मेरे को 200, 250 और 350, मैं इन तीनों का सम देखूंगा पहले। तो 750 बैठ रहा है नहीं बैठ रहा? बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका रेशो देखूंगा 4:5:6। अरे बैठ रहा है, सही है, ये ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, या तो 4, 5, 6 नहीं बैठेगा या उनका टोटल 750 नहीं बैठेगा। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आओ देखो, एक चीज़ और है, एक चीज़ रह गई। छठवां, इनकम का मैं क्या कर सकता हूँ? या तो मैं सेविंग करूंगा या तो मैं कंजप्शन करूंगा, बात खत्म। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला याद रखना, इस पर से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे ये दे देगा, इसका रेशो दे देगा, इसका दे देगा, सेविंग पूछेगा, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है या परेशानी है तो मतलब वो लिख देना कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूँगा सारे उनकी रिप्लाई करने के। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन नहीं होता तो आप मेरे को पर्सनली भेज सकते हो, बता दूंगा कैसे भेजना है। और बाकी आप फिर मतलब क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको लगभग सारा करा दिया है, इस मॉड्यूल के लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आओ देखो लास्ट टॉपिक, उसके बाद ख़त्म करेंगे इसे। लास्ट टॉपिक अपना एलिगेशन। एक सेकंड। एलिगेशन का मतलब होता है मिक्सचर। एलिगेशन मतलब होता है मिक्सचर। मतलब मेरे को ये बताना है किस मिक्सचर में मैंने मिक्स करा है या मैंने किस रेशो में मिक्स करा है। इस चीज़ को बोलते हैं एलिगेशन करना या मिक्सचर करना। जैसे कोई बंदा चाय बेचता है और वो 2 तरह की चाय को बेच के तीसरी तरह की चाय बना रहा, तो उसे बताना पड़ेगा कौन सी चाय कितना मिक्सचर कर रहा हूँ। तो उसे बताने के लिए हम यूज़ करते हैं एलिगेशन का। तो जनाब एक सेकंड, कहूँगा एलिगेशन क्वेश्चन मिल जाए मेरे को। हाँ, या एलिगेशन का मतलब होता है मिक्सचर। जैसे एक एक्स वैरायटी की टी है और एक वाई वैरायटी की टी है। एक्स को मैं बोल दूँ चीपर और वाई को बोल दूँ महंगा। सुनना, एक एक्स नाम की टी है जो कि चीप है और एक वाई टाइप की चीज़ है जो कि महंगी है। मतलब चाय पत्ती बोल दे रहा हूँ, चाय पत्ती। ठीक, मॉड्यूल में चाय पत्ती का एग्जाम्पल ले रखा है इस वजह से। एक्स को बोल दे रहा हूँ चीप, वाई को बोल दे रहा हूँ महंगी। इन दोनों को मिक्स करके मैंने बना दी जेड। सही है। और जेड का कुछ ना कुछ प्राइस रहा होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिक्स करके मैंने जेड बना दी, बात खत्म। अब मेरे को ये बताना है मैंने किस रेशो में मिक्स करा। रेशो ऑफ मिक्सिंग। तो इसमें कुछ नहीं करते, सीधी सीधी बात है, y माइनस जेड अपॉन जेड माइनस एक्स कर दो, खत्म। बस कंडीशन ये है एक्स वाई जेड तीनों या तो कॉस्ट पर हो या तीनों सेलिंग प्राइस पर हो। सेलिंग प्राइस पर कैसे आते हैं कॉस्ट से?
कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू एस पी हो जाता है, या फिर कॉस्ट माइनस लॉस हो जाता है अपना एस पी, सेलिंग प्राइस। बात खत्म। यही हो गया एलिगेशन। एलिगेशन मतलब मिक्सचर। आओ देखो, एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेके रखा था मॉड्यूल में, मिल नहीं रहा मेरे को, एक सेकंड को ढूंढ रहा हूँ। एलिगेशन ये रहा, एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर 1.11, 1B एक्सरसाइज का। ठीक है, आओ देखो, एक बंदा है वो मिक्स कर रहा है टी, कॉस्टिंग 6.92 पर केजी, 6.92 पर केजी, विद अ टी कॉस्टिंग 7.77 पर केजी। क्या ये कॉस्ट है? हाँ कॉस्ट है। क्या ये कॉस्ट है? कॉस्ट है। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ एक्स, ये बोल दे रहा हूँ वाई। इन दोनों को मिक्स करके वो एक जेड वैरायटी की कॉफ़ी बना रहा है, जेड वैरायटी की टी बना रहा है, जो कि 8.8 पर ग्राम है एट सेलिंग प्राइस। मैंने बोला पहले इन तीनों कॉस्ट पे लाओ। तो जेड की कॉस्ट क्या हुई? जेड की कॉस्ट, अगर मैं सेलिंग प्राइस में से, अगर मैं सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा दूं, अगर मैं सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा दूं तो क्या कॉस्ट नहीं आ जाएगी? तो देखो, सेलिंग प्राइस है अपना 8.8 और इस पर मैं प्रॉफिट चार्ज कर रहा हूँ 17.5% का। किस पर 17.5% का किस पे कर रहा हूँ? ऑन एस पी, यानी इसका ही 17.5%। अगर इसका 17.5% मेरे को घटाना है, मैं डायरेक्टली नहीं घटा दूंगा, 8.8 माइनस 17.5%, 7.26 आ गया, 7.26 आ गया। ये मेरी z की कॉस्ट आ गई। z की कॉस्ट है, x की कॉस्ट है और y की कॉस्ट है। अगर मैं इन तीनों के कंपैरिजन से ये वाला फॉर्मूला लगाऊं तो रेशियो आएगा मेरा y माइनस जेड अपॉन जेड माइनस एक्स। तो y माइनस जेड करो पहले, 7.77 अपॉन 7.26 अपॉन z माइनस एक्स, z माइनस एक्स, z हो गया 8.8, वो 7.26 माइनस x कितना है 6.92। तो जनाब माइनस करूँ तो 7.77 माइनस 7.26 दैट इज़ 0.51 अपॉन 7.26 माइनस 6.92 दैट इज़ 0.34। यानी कि ये जो आ गया वो आ गया 3:2। तो 3:2 में उसने मिक्स करा। ठीक बात करना, 3:2। सही है? बताओ बताओ, दिक्कत हो तो। ये होता है एलिगेशन का क्वेश्चन। तो इसी तरह से होता है, पहले आपको कॉस्ट निकाल लेनी है, तीनों की कॉस्ट तो सिंपल है, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट माइनस का 2 कॉस्ट आ गई, इसके बाद बस रेशियो निकाल दिया, हो गया काम। तो इस तरह से एलिगेशन का काम खत्म हो जाता है और हमने लगभग लगभग सारा कॉन्सेप्ट इसका कवर कर लिया। बाकी एडिशनल क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन हैं वो हम बाद में कवर करेंगे आराम से। पहले इतना कर लो, इतना मतलब आज के लिए इतना बहुत है, बाकी कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें।